मधु की 3 बेटियां थीं। वो बैंक में नौकरी करती थी और उसका पति एक मामूली प्राइवेट नौकरी करता था। फिर अचानक मधु को कैंसर हो गया और वो तेजी से कमजोर होने लगी। घर के हालात बहुत बिगड़ गए। एक दिन उसका पति खाना लेने गया, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। बेटियां भूख से रोने लगी। कुछ दिनों के बाद मधु का भी देहांत हो गया। उनके रिश्तेदारों ने बच्चियों को कोठे पर बेच दिया। जब बच्चियां जवान हुई तो कोठे वाले ने उन्हें एक अमीर सेठ के घर भेज दिया। सेठ ने जैसे ही उनके साथ मनमर्जी करनी शुरू की, वो अचानक चीख पड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी सांसें उखड़ने लगीं। कदम जमीन पर जमने लगे। वो कांपते हुए बोला, ये नामुमकिन है, मुझे माफ कर दो। मधु कमजोर होती जा रही थी। कैंसर ने उसे पूरी तरह से चूस लिया था। अब वो सिर्फ अपनी बेटियों के बारे में सोचती रहती थी। उसका पति बहुत पहले उसे छोड़ चुका था और रिश्तेदार ऐसे गायब हो गए थे जैसे वे कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं रहे हों। वो छोटे से कमरे में भूख से बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी और बेटियों की आवाजें गूंजती रहती थीं। सबसे बड़ी बेटी पूनम उन्हें तसल्ली देती थी, लेकिन खुद उसकी आंखों में एक भयावह डर था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो जानती थी कि कुछ बुरा जरूर होने वाला है। रात के किसी पहर मधु ने अपनी आखिरी सांस ली और इसके साथ ही वो तीनों बहनें अनाथ हो गईं। मोहल्ले वालों ने सिर्फ अपना फर्ज निभाते हुए उसकी अर्थी को कंधा दिया और फिर अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। लेकिन उन मासूम बच्चियों की जिंदगी वहीं पर ठहर गई थी। फिर वो दिन भी आया जिसका डर हमेशा से पूनम को था। उनके पिता का एक दूर का रिश्तेदार, जो उनके पिता को भाई जैसा मानता था और जिसे वो चाचा कहती थी, उनके घर आया। लेकिन वो उनकी मदद के लिए नहीं आया था। उसके चेहरे पर कोई दया या सहानुभूति नहीं थी, जो वो अनाथ बच्चियां अपने रखवाले की आंखों में देखना चाहती थीं। उसने कहा, देखो, तुम लोगों के लिए यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं तुम्हारा इंतजाम कर चुका हूँ और अब तुम लोग एक अच्छी जगह पर जा रहे हो। पूनम ने घबराते हुए पूछा, कहाँ चाचू? वो आदमी बोला, बस चुपचाप चलो, ज्यादा सवाल जवाब मत पूछो। पूनम और उसकी छोटी बहनें डर से गाड़ी में बैठ गईं। रास्ते में वे एक दूसरे से लिपट कर बैठी थीं। पूनम खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसकी बहनें डर के मारे रो रही थीं। फिर गाड़ी एक पुरानी सी इमारत के सामने रुक गई। वहां एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी, जिसका चेहरा बहुत कठोर था। लो, अब ये लड़कियां तुम्हारी हुई, चाचू ने कहा और फिर बिना एक भी शब्द कहे वहां से चला गया। कमला ताई ने तीनों बच्चियों को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, ये दो तो सामान्य सी हैं, लेकिन ये बड़ी वाली। वो पूनम के करीब आई और उसकी थोड़ी पकड़कर जबरदस्ती ऊपर की ओर दिखाने लगी। पूनम ने कमला का हाथ झटकते हुए कहा, ये क्या कर रही हो आप? कमला हंसी और बोली, बागी हो, कोई बात नहीं, वक्त के साथ यहाँ पर सब सीधे हो जाते हैं। पूनम ने अपनी बहनों को देखा, जो डर से थरथरा रही थी। अब उसे ये समझ में आ गया था कि ये कोई सामान्य जगह नहीं है। रात होते ही पूनम को एक अलग कमरे में ले जाया गया। कमला ने दोनों छोटी बहनों को किसी के हवाले कर दिया और वो जगह किसी जेल से कम नहीं लग रही थी। सब कुछ चमचमाता सा और कीमती था, लेकिन उस जगह की हवा में भी डर था। कुछ देर के बाद दरवाजा बंद कर दिया गया। पूनम घबराते हुए बिस्तर के किनारे पर बेड के सहारे टेक लगाकर बैठ गई। ये कहाँ पर ले आए हो मुझे? उसने खुद से सवाल किया। अगली सुबह कमला कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम बहुत किस्मत वाली हो लड़की, तुम आम नहीं हो, तुम ही अब खास बनाने के लिए रखी गई हो। पूनम ने सख्त लहजे में कहा, मुझे जाने दो। ये सुनकर कमला का चेहरा एक लम्हे के लिए सख्त हुआ, मगर फिर वो हंसी। अब तो ये नामुमकिन है। फिर कई दिन गुजर गए, मगर कमला ने उसे बाकी लड़कियों के साथ नहीं रखा। वो उसे बचाकर रख रही थी, शायद किसी बहुत बड़े मकसद के लिए। पूनम सब कुछ समझ चुकी थी कि वो जो भी था अच्छा नहीं था। फिर वो रात आई जब कमला ने उसे अपने कमरे में बुलाया। सुनो लड़की, तुम्हारे नसीब का फैसला हो चुका है। ये सुनकर अचानक से पूनम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? कमला ने कहा, मतलब ये कि कल रात तुम एक खास मेहमान के साथ रहना होगा।
ये सुनकर पूनम की सांसें अटक गईं। कमला ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ पर इनकार करने की हिम्मत किसी की नहीं है। पूनम को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। वो भाग भी नहीं सकती थी और छुप भी नहीं सकती थी और मदद के लिए वहां कोई भी नहीं था। फिर अगली ही रात उसे एक बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस पहनने को दी गई और गाड़ी में बिठाकर एक बहुत बड़े बंगले में ले जाया गया। दरवाजे पर एक बहुत ही लंबा चौड़ा मगर बहुत ही घमंडी आदमी खड़ा था। ये है अरमान रायचंद। कमला ने उसे आदमी का परिचय कराया। ये आदमी तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। अरमान ने एक नजर पूनम पर डाली और फिर बड़ी ही बेदर्दी से कहा, इसे अंदर भेज दो। ये सुनकर पूनम का दिल टूटने लगा। ये वो पल था जिससे वो हमेशा से डरती थी। कमरे में आकर वो कोने में भाग गई। अरमान ने शराब का गिलास मेज पर रखा और उसके करीब आया। तुम सब लड़कियां एक जैसी होती हो, उसने बड़े ही सख्त लहजे में कहा। पूनम ने कांपते हुए कहा, मुझे छोड़ दो। इस पर अरमान ने हंसते हुए कहा, छोड़ दूं? मैंने पैसे दिए हैं तुम्हारे और तुम मुझसे कह रही हो कि छोड़ दूं? पूनम ने आंखें बंद करके प्रार्थना करनी शुरू कर दी। क्या कर रही हो? अरमान ने हैरानी से पूछा। मैं भगवान से मदद मांग रही हूँ। ये सुनकर अरमान का हाथ वहीं रुक गया। उसने पूनम को गौर से देखा और एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर वो पीछे हट गया और सख्त लहजे में बोला, जाओ, मेरे कमरे से जाओ। पूनम ने आंखें खोलकर हैरान होकर उसे देखा। अभी जो नीचे कमला थी वो हैरान थी कि ये लड़की इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। अरमान ने सख्त लहजे में कहा, ये लड़की मेरे मतलब की नहीं है। कमला ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। ये कैसे हो सकता है? पूनम ने दिल ही दिल में ऊपर वाले को धन्यवाद दिया, मगर उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब ये जंग और भी ज्यादा शिद्दत से लड़ी जाने वाली थी। कमला का दिमाग बंद हो रहा था। ये पहली बार हुआ था कि किसी ने उसकी पसंद की गई लड़की को ठुकरा दिया था। वो अरमान रायचंद को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो एक ऐसा शख्स था जो अपनी ख्वाहिश के रास्ते में किसी भी रुकावट को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मगर आज उसने पूनम को एक नजर देखने के बाद ठुकरा दिया था। पूनम को वापस कोठी पर लाया गया, मगर उसका दिल डर से और तसल्ली से, दोनों मिले जुले जज्बातों से बोझिल था। वो जानती थी कि कमला इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। कमरे में ले जाते ही कमला ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़कर खींच लिए। तूने आखिर ऐसा क्या किया कि वो तुझे छोड़कर चला गया? पूनम ने चुप्पी साधी, मगर एक शब्द मुंह से नहीं निकाला। कमला ने गुस्से में उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। याद रख लड़की, तुझे यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है। अगर अरमान नहीं तो कोई और आएगा। पूनम ने सख्त लहजे में कहा, मैं किसी की नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी हूँ। कमला तंजिया हंसी हंसते हुए बोली, यहाँ अपनी मर्जी नहीं चलती लड़की। पूनम ने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, मगर वो खुद को कमजोर नहीं होने देना चाहती थी। दूसरी तरफ अरमान रायचंद अपनी जिंदगी में पहली बार उलझन का शिकार था। वो अपने शानदार ऑफिस के कैबिन में शीशे के पीछे बैठा शहर के नज़ारे को देखते हुए कॉफी का घूंट ले रहा था और इस ख्याल में डूबा था कि रात को उसने पूनम को क्यों छोड़ा। लेकिन क्यों? मैंने उसे हाथ क्यों नहीं लगाया? वो अपने आप से ही बड़बड़ाया। अरमान रायचंद के लिए लड़कियां सिर्फ उसके मनोरंजन के लिए होती थीं, मगर उसे उस लड़की की आंखों में ऐसा डर महसूस हुआ जिसने उसे रोक दिया। ये लड़की आम नहीं है। वो बेचैनी से कुर्सी से उठा। कमला को एहसास हो गया था कि अरमान ने पूनम को एक लम्हे में ठुकरा दिया था, मगर कुछ तो था जो उसे रोक रहा था और इसीलिए वो दूसरा कदम उठाने वाली थी। 2 दिन के बाद कमला ने अपने सबसे ज्यादा मालदार ग्राहक को फोन किया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत खास चीज है, उसने नरम मगर जहरीले लहजे में कहा। क्या सच में? दूसरी तरफ से हंसी सुनाई दी। एक ऐसी चीज जो तुम्हें हमेशा याद रहेगी। पूनम को तीसरे दिन ये जानकारी मिली कि उसे फिर से किसी आदमी के पास भेजा जा रहा है। ये सुनकर उसका खून सफेद हो गया। नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने खुद को दीवार से लगाते हुए सोचा। रात होने को थी और वो जानती थी कि कमला के आदमी किसी भी वक्त उसे ले जाने के लिए आ सकते हैं। वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी,
मगर कैसे? उसी पल दरवाजा खुला और कमला अंदर आई। तैयार हो जाओ। पूनम ने नफरत से उसे घूरा। मैं नहीं जाऊंगी। कमला मुस्कुराई। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता लड़की। पूनम की आंखें आंसुओं से भर गईं। हे भगवान, मुझे बचा लो। दूसरी तरफ अरमान को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो किसी काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसका दिमाग बार बार उस लड़की की तरफ ही जा रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने खुद से सवाल किया। फिर अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक मैसेज आया। सर, कमला ने आज रात पूनम को किसी दूसरे आदमी के हवाले करने का फैसला कर लिया है। अरमान एक पल के लिए शॉक्ड रह गया। ये क्या बकवास है? वो उस मैसेज को दोबारा पढ़ने लगा। कमला ने आपके बाद उसे एक और ग्राहक के लिए रख दिया है। अगर आपको सच में कोई दिलचस्पी नहीं है तो फिर उस लड़की को कोई और ले जाएगा। अरमान के अंदर कुछ उबलने लगा था। मैंने उसे छोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे बर्बाद होते हुए देख सकता हूँ। वो तेजी से खड़ा हुआ और अपने खास आदमी को फोन किया। गाड़ी निकालो, अभी और इसी वक्त। कमला के आदमी पूनम को लेने आ गए थे। चलो, देर हो रही है। पूनम ने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। काश कोई चमत्कार हो जाए, मगर इस दुनिया में चमत्कार कहाँ होते हैं। फिर अचानक बाहर शोर मचने लगा। दरवाजा जोर से धड़ाम से खुला और कमला का एक आदमी भागता हुआ अंदर आया। मालकिन, अरमान रायचंद आ गया है। कमला चौंक गई। क्या? पूनम की आंखें हैरत से फैल गईं। वो यहाँ क्यों आया है? कमला ने गुस्से से पूछा। वो कह रहा है कि वो लड़की किसी और की नहीं हो सकती। अगले ही पल दरवाजे पर कदमों की भारी आवाज सुनाई दी और फिर अरमान अंदर आ चुका था। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। कमला ने हंसी दबाकर कहा, अब क्या लेने आए हो साहब? अरमान ने सख्त लहजे में कहा, ये लड़की तुम्हारे पास नहीं रहेगी। कमला ने गुस्से से कहा, आपने खुद इसे बाहर निकाला था, अब आखिर आपको क्या फर्क पड़ता है? अरमान ने एक नजर पूनम पर डाली, जो बेयकीनी से उसे देख रही थी। फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने कभी किसी को खुद से ज्यादा ताकतवर नहीं समझा था, और शायद पहली बार मैंने अपनी ताकत किसी के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। पूनम को यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच में यहाँ आया था। ये लड़की आज से मेरे साथ रहेगी। कमला का चेहरा पीला पड़ गया। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ रायचंद, वो दिल में सोच कर रह गई। मगर पूनम के लिए आज की रात जिंदगी और मौत के बीच का फर्क साबित होने वाली थी। पूनम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कमला के कैद खाने से निकली तो आई थी, मगर क्या वो वाकई में अब आजाद हो गई थी? अरमान के आदमियों ने उसे बंगले में लाकर एक अलग कमरे में छोड़ दिया था। ये कमरा कोठे के किसी भी हिस्से से बहुत ज्यादा अलग था। हर एक चीज कीमती और शानदार थी, मगर ये सब कुछ उसके लिए अजनबी था। उसने बेयकीनी से अपने आसपास देखा और फिर धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला तो बाहर सुरक्षा में एक नौकर खड़ा था। कहाँ जा रही हैं मेम साहब? पूनम रुक गई। मुझे यहाँ से जाना है, नौकर ने सर झुकाकर कहा। मालिक ने हुक्म दिया है कि आपको कहीं भी जाने ना दिया जाए। ये सुनकर उसका दिल धक्क से रह गया। अच्छा, तो मैं कैद में ही रही हूँ, बस मेरी जगह बदल गई है, मगर हालात वही हैं, उसने खुद से कहा। दूसरी तरफ अरमान अपने ऑफिस में बैठा गुस्से से सिगार की कश ले रहा था। मैंने ये सब कुछ क्यों किया? उसने खुद से सवाल किया, मगर जवाब नहीं मिला। पूनम उसके लिए आम लड़की नहीं थी। वो उसे खरीद सकता था, उसे अपने नियमों के मुताबिक झुका सकता था, मगर वो जानता था कि पूनम को खरीदना नामुमकिन है। वो लड़की मुझे चैन क्यों नहीं लेने दे रही? रात का वक्त था। पूनम अपने कमरे में बैठी थी जब दरवाजा खुला और अरमान अंदर आया। तुम सोई नहीं अभी तक? पूनम ने सर उठाकर देखा, मगर कुछ बोली नहीं। मैंने तुम्हें कमला से बचाया था, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। पूनम ने गहरी सांस ली। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, अरमान ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। क्या? आजादी। अरमान कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर धीमे मगर सख्त लहजे में बोला, ये तो मुमकिन नहीं है। पूनम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। क्यों? मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, तुमने मुझे क्यों जबरदस्ती अपने साथ रखा है? अरमान ने गहरी नजरों से उसे देखा। क्योंकि तुम्हारा वहां वापस जाना मुमकिन नहीं,
और मैं तुम्हें किसी और के हाथों में नहीं दूंगा। पूनम ने बेबसी से कहा, मगर मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं हूं। अरमान एक पल के लिए खामोश रहा, फिर बोला, इसका फैसला तो वक्त करेगा। और फिर वो बाहर निकल गया। अगले दिन ममता रायचंद को जब ये पता चला कि उनके बेटे ने एक लड़की को अपने घर में रखा है, तो वो गुस्से में बंगले पर पहुंची। अरमान ने बड़े ही शांति से अपनी माँ की तरफ देखा और कुर्सी पर टेक लगाई। हाँ, वो लड़की यहाँ है। ये सुनकर ममता रायचंद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम ये क्या कर रहे हो? एक बाजारू लड़की को इस बंगले में ले आए हो। ये हमारे खानदान की इज्जत के खिलाफ है। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सी इज्जत माँ? वो जो पैसे और ताकत के बलबूते पर अभी तक कायम है। ममता गुस्से में बोली, ये लड़की तुम्हें बर्बाद कर देगी। अरमान ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और फिर सुकून से कहा, अगर कोई चीज मुझे बर्बाद कर सकती है तो वो मेरी अपनी कमजोरी है, कोई लड़की नहीं। ममता ने गुस्से से पैर जमीन पर मारा। मैं उसे एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी उसे यहाँ से निकालो। अरमान के चेहरे पर सख्ती आई। वो अपनी माँ के सामने कभी खड़ा नहीं हुआ था, मगर आज वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो कहीं नहीं जाएगी। ममता ने गुस्से में कहा, अगर वो इस घर में रही तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगी। अरमान ने एक पल के लिए अपनी माँ को घूरा और फिर बड़े ही बेफिक्री से कंधे उचकाए। आपको जो ठीक लगे आप वो कर लीजिए। ममता गुस्से में बाहर निकल गई, लेकिन जाते हुए अपनी नजरों से एक धमकी छोड़ गई। दूसरी तरफ पूनम ये सब दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, उसने अपने आप से कहा। अरमान जैसे इंसान से यहाँ से जाने की इजाजत लेना अब बेवकूफ़ी होगी। अब मुझे खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। उसी रात पूनम चुपके से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली, मगर जैसे ही वो चौखट पर कदम बढ़ा रही थी, एक गहरी आवाज ने उसे रोक दिया। कहाँ जा रही हो? वो रुक गई। अरमान दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। उसकी नजरें अंधेरे में चमक रही थीं। मैं यहाँ नहीं रह सकती, पूनम ने हिम्मत करके कहा। अरमान ने धीरे से कदम बढ़ाए। उसकी नजरें जैसे पूनम की रूह तक उतर रही थीं। मैंने तुम्हें कमला के चुंगल से निकाला था और तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें यूं ही यहाँ से जाने दूंगा? पूनम की सांसें तेज हो गईं। तुमने मुझे कमला से बचाया था, मगर कैद करने के लिए नहीं। अरमान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर वो गहरी और खतरनाक थी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने दूंगा, जहाँ कमला के आदमी तुम्हारा पहले से ही इंतजार कर रहे हैं? पूनम ने कहा, मैं खुद को संभाल लूंगी, जैसे मैंने उस दिन संभाला था। अरमान ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। तुम बहादुर हो पूनम, मगर इस दुनिया में बहादुरी से ज्यादा ताकत काम आती है, और तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है। पूनम ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। और तुम्हारे पास ताकत है, मगर रहम नहीं है। अरमान एक पल के लिए खामोश हो गया। रहम? वो मेरे जीवन में कभी था ही नहीं। मगर तुमने मुझे कमला के हवाले नहीं किया। तुमने मुझे क्यों रोका? पूनम ने सवाल किया। अरमान की मुस्कुराहट धीमी हुई, मगर वो कुछ भी नहीं बोला। क्यों अरमान? पूनम ने एक कदम आगे बढ़ाया। कुछ पलों के लिए वो खामोश रही। फिर अरमान ने धीरे से कहा, शायद क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में वो चीज देखी जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। पूनम ने उसे देखा। अरमान ने नजरें झुकाईं, जैसे वो खुद भी नहीं जानता था कि वो ये क्या कह रहा है। तुम आजाद होना चाहती हो ना पूनम? पूनम की आंखों में उम्मीद जाग उठी। हाँ। अरमान ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, फिर खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें कभी भी किसी की मदद की जरूरत ही ना पड़े। ये सुनकर पूनम शॉक्ड रह गई। तुम तब तक कहीं भी नहीं जा रही हो। और ये कहकर अरमान अपने कमरे की ओर बढ़ गया। पूनम वहीं खड़ी बेयकीनी से उसे देखती रही। रात गहरी हो चुकी थी, मगर पूनम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। हर गुजरता पल उसे ये एहसास दिलवा रहा था कि वो भी किसी और की मर्जी के हिसाब से चल रही है। पहले वो कमला के कैद में थी और अब अरमान के एहसान के तहत। मगर आखिरकार इसमें अंतर क्या था? आजादी तो सिर्फ एक सपना थी। अरमान के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे।
फिर खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। वो मजबूत होना चाहती थी, मगर कैसे? एक ऐसी लड़की जिसे हर कदम पर कमजोर करने की कोशिश की गई हो, वो खुद को किस तरह से बचा सकती थी? इसी सोच में खोई हुई वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर अंधेरा छाया था, मगर शहर की रोशनियां झिलमिला रही थीं। मगर हकीकत इसके उलट थी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसने खुद से कहा। मगर फर्क पड़ रहा था। ये पहली बार था जब उसने किसी लड़की को पैसे देकर हासिल नहीं किया था, बल्कि उसे कमला जैसी बुरी औरत से बचाने के लिए कदम उठाया था। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? उसके मन में एक और सवाल उभरा, मगर वो जवाब से भाग रहा था। अगली सुबह पूनम ने फैसला कर लिया था कि अब वो बिल्कुल भी बेबस नहीं रहेगी। अगर उसे यहाँ कैद रखा जा रहा था, तो वो उस कैद को अपनी ताकत में बदलने की कोशिश करेगी। इसी नियत के साथ वो बाहर निकली। नौकरों ने हैरत से उसे देखा कि वो एक ऐसी दुनिया में थी जहाँ हर चीज उसके लिए नहीं थी। उसी वक्त ममता रायचंद उसके सामने आ गई। तुम्हें इस बात की परमिशन किसने दी कि तुम इस घर में इस तरह से आजादी से घूमो? ममता की आवाज बर्फ की तरह सख्त और सर्द थी। पूनम ने अपनी नजरें झुका ली, मगर उसके चेहरे पर जीत थी। ये कैद है, ये घर मेरा है। ममता का चेहरा सख्त हो गया और उसने कहा, ये मेरे बेटे का घर है और तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम यहाँ सिर्फ कुछ वक्त की मेहमान हो। पूनम ने मजबूत लहजे में कहा, मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे अपनी मर्जी के हिसाब से चलाया जाए। ममता ने उसे ध्यान से देखा। ये लड़की वो नहीं थी जो आम हालात में झुक जाए। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी में जगह बना सकती हो, तो तुम गलत हो। पूनम ने कहा, मुझे उनकी जिंदगी में जगह नहीं चाहिए, सिर्फ सुकून चाहिए। ममता उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। तुम जैसी लड़कियों की जिंदगी में सुकून नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा अतीत कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। ये सुनकर पूनम के दिल में ऐसा लगा जैसे किसी ने खंजर मार दिया हो, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। मेरा अतीत कैसा भी हो, लेकिन मैं उसे अपनी किस्मत और हिम्मत पर कभी भी हावी नहीं होने दूंगी। ममता नफरत से उसे देखने लगी और फिर बोली, तुम यहाँ से ज्यादा उम्मीदें मत रखो। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। अरमान सब कुछ सुन रहा था और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ये लड़की में हिम्मत तो है, मगर सवाल ये था कि ये हिम्मत उसे बचा सकेगी। इसी दिन कमला ने अपने खबरी से खबर मंगवाई कि लड़की अभी तक वहीं है और लगता है कि अरमान से किसी कीमत पर उसे जाने ही नहीं देगा। कमला ने गहरी सांस ली और सिगरेट का धुआं उड़ाया। ठीक है, अगर मैं उसे हासिल नहीं कर सकती तो फिर मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। शाम के वक्त पूनम ने पहली बार बंगले के गार्डन में कदम रखा। वो एक पल के लिए सब कुछ भूल गई, क्योंकि वो जगह बहुत खूबसूरत थी, जैसे किसी और दुनिया की हो। अरमान सामने खड़ा था, हाथ में कॉफी का कप लिए हुए। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पूनम ने कहा। ये मेरा घर है, शायद तुम भूल रही हो। पूनम ने नजर चुराकर अपने कदम पीछे बढ़ाए, लेकिन अरमान ने उसे रोक लिया। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं, तो तुम कहाँ जाओगी? पूनम के कदम रुक गए। कहीं भी, बस यहाँ से दूर। अरमान ने गहरी सांस ली। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें यहाँ सुरक्षित रख सकता हूँ, ये भी कोई सुरक्षा है, वो भी एक कैद में? पूनम ने कहा। अरमान हंसते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बचाकर तुम पर जुल्म कर रहा हूँ? पूनम ने नजरें झुका ली। मैं नहीं जानती, लेकिन मैं बस खुद को आजाद देखना चाहती हूँ। अरमान कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, कभी कभी जो चीजें हमें सबसे ज्यादा चाहिए होती हैं, वही चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक भी होती है। पूनम ने उसे देखा, लेकिन वो कुछ और कहे बगैर वापस अपने कमरे में चली गई। रात को कमला के आदमी ने बंगले के करीब आकर अपने मालिक को फोन किया। सब कुछ तैयार है। कमला की मुस्कान खतरनाक थी। बस अब एक चाल और, वो लड़की हमेशा के लिए खत्म। कमला नहीं जानती थी कि खेल सिर्फ वो नहीं खेल रही थी, अरमान भी तैयार था। और इस बार अगर किसी ने पूनम की तरफ देखा, तो उससे पहले उसे जमीन में दफन होना पड़ेगा। रात का अंधेरा फैल चुका था, लेकिन बंगले के अंदर एक तूफान उठ खड़ा था। पूनम बेचैन थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे कि कोई खतरा मंडरा रहा हो। कमला जैसी औरत
इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती थी। अरमान अपनी बालकनी में खड़ा था। सिगार के धुएं में वो अपने ही ख्यालों से उलझा हुआ था, लेकिन फिर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये लड़की मेरे लिए इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है? वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। या फिर ये सिर्फ एक जिद है? वो हमेशा जीतने का आदी था और शायद यही वजह थी कि वो पूनम को किसी और के हाथों बर्बाद होता नहीं देख सकता था। तभी उसी पल उसका फोन बजा और कमला ने अपने आदमियों को भेजने का आदेश दिया। आज रात वो कोई कदम उठाने वाली है। अरमान के हाथों की पकड़ सख्त हो गई। गार्डों को खबर कर दो और अगर कोई अंदर आने की कोशिश करे तो उसे जिंदा ना छोड़ना। फोन बंद करने के बाद वो सीधा नीचे गया। पूनम अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी जब दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। कौन? जवाब नहीं आया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो धीरे धीरे दरवाजे के करीब गई और फिर से पूछा, कौन है? अचानक दरवाजा एक झटके से खुला और दो नकाबपोश आदमी अंदर दाखिल हो गए। पूनम चीखने ही वाली थी, लेकिन एक आदमी ने उसका मुंह दबा दिया। अगर आवाज निकाली तो फिर तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। पूनम की आंखें डर से फैल गईं। दूसरी तरफ अरमान बंगले के लॉन्ज में खड़ा था और अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, जब अचानक एक नौकर दौड़ता हुआ आया। मालिक, वो लड़की। अरमान के दिल में एक धमाका हुआ। क्या हुआ है? वो लोग अंदर आ चुके हैं। अरमान को आगे कुछ भी सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। वो तेजी से ऊपर की ओर भागा। पूनम हाथ पैर मार रही थी, लेकिन उन आदमियों की पकड़ बहुत मजबूत थी। जल्दी करो, एक आदमी ने दूसरे से कहा। उसी पल दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला और फिर एक गोली चलने की आवाज आई। एक आदमी जमीन पर गिरा था। पूनम ने आंखें खोली और सामने अरमान खड़ा था, हाथ में बंदूक लिए हुए, आंखों में दहशत और गुस्सा। जो भी मेरी चीज को हाथ लगाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। बाकी आदमियों ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अरमान के गार्डों ने उन्हें घेर लिया। ले जाओ इन कमबख्तों को यहाँ से। उन्हें फिर जबरदस्ती पकड़कर बाहर ले जाया गया। पूनम अभी भी सदमे में थी। तुम ठीक तो हो? उसने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ अभी भी था। अरमान ने गहरी सांस ली और सतर्कता से कहा, अब तुम समझी कि मैं तुम्हें क्यों यहाँ पर रोक के रखे हुए था? पूनम की आंखों में आंसू आ गए। ये सब कब खत्म होगा? जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगली सुबह कमला तक खबर पहुंच चुकी थी कि उसके आदमी नाकाम हो गए हैं। ये अरमान रायचंद तो मेरे अंदाजे से भी ज्यादा ताकतवर निकला। उसने गहरी सांस ली और सिगरेट का कश लिया। मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ है पूनम। कमला मुस्कुराती रही, मगर उसकी मुस्कुराहट जहर से भरी हुई थी। अब मैं ऐसा कुछ करूंगी कि अरमान भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि उसने तुम्हें बचाया या फिर बर्बाद किया। दूसरी तरफ ममता ये सब सुनकर गुस्से से तिलमिला उठी। ये लड़की इस घर के लिए मुसीबत बन गई है। उन्होंने सोचा कि अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे अरमान खुद मजबूर हो जाए कि वो इस लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल दे। ये फैसला करने के बाद उन्होंने फोन उठाया और कमला को कॉल मिलाई। हमें बात करनी है। कमला की आंखें चमक उठी। बिल्कुल, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ अरमान जानता था कि ये सब यहाँ पर खत्म नहीं होगा और अब वो कमला को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार हो चुका था। कमला और ममता के बीच चुपचाप मुलाकातें हो रही थीं। दोनों औरतों के चेहरे पर साजिशाना मुस्कान थी, मगर अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रही थीं। मुझे हैरानी है कि तुमने मुझे खुद फोन किया, कमला ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। ममता रायचंद ने नफरत से नजरें घुमाई। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है कमला, मगर हमारा मकसद एक है। वो लड़की मेरे बेटे की जिंदगी से बाहर होनी चाहिए। कमला ने कहा, तो आखिर आप मान ही गईं कि आपके बेटे के दिल में उस लड़की के लिए कोई ना कोई जज्बात जरूर है। ममता की मुट्ठी भींच गई। अरमान को कोई भी लड़की काबू में नहीं कर सकती, फिर भी वो उसे तुम्हारी बातों के खिलाफ अपने घर में रखे हुए है। कमला ने तंज कसा। ममता की आंखें सर्द हो गईं। तुम उसे वापस ले जा सकती हो। कमला के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट उभरी।
अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं ऐसी चाल चलूंगी कि अरमान खुद अपने हाथों से उस लड़की को तुम्हारे हवाले कर देगा। ममता ने गौर से कमला को देखा, फिर धीरे से बोली, क्या प्लान है? कमला आगे झुकी और धीरे से बोली, हमें उसे दागदार बनाना होगा। रात का वक्त था, बंगले में खामोशी छाई हुई थी। पूनम अपने कमरे में बैठी थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। ये सब कब खत्म होगा वो नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ अभी बाकी था। कमला के आदमी अंधेरे में दबे कदमों से बंगले में दाखिल हो चुके थे। वो जानते थे कि उन्हें क्या करना है। दूसरी तरफ अरमान बेचैनी से अपने ऑफिस में बैठा था। मैं उस लड़की को कब तक अपने साथ रखूंगा? उसके मन में कई सवाल थे, मगर कोई जवाब नहीं था। फिर अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, मालिक जल्दी से बंगले पर आ जाइए, कुछ गड़बड़ हो रही है। अरमान के चेहरे की रंगत बदल गई। अब क्या मुसीबत है? बंगले के अंदर पूनम बिना किसी खौफ के एक किताब पढ़ रही थी, जब अचानक दरवाजा खुला। कुछ पलों के लिए सब रुक गया। सामने कमला के दो आदमी खड़े थे। उनके चेहरों पर नकाब और हाथों में हथियार था। पूनम की आंखों में खौफ फैल गया। तुम कौन हो? एक आदमी हंसते हुए बोला, हम वो हैं जो तुम्हें वापस ले जाने के लिए आए हैं, जहां तुम्हारी असली जगह है। पूनम ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर एक ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, इतनी आसानी से नहीं मेरी जान। मगर वे नहीं जानते थे कि आज उनका सामना अरमान रायचंद से था। क्या हो रहा है यहाँ? दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला और अरमान अंदर दाखिल हुआ। कमला के आदमियों ने चौंक कर उसे देखा। यहाँ पर किसी को मरना है तो बता दो। अरमान की आवाज में सख्ती थी। एक पल में अरमान के आदमियों ने कमला के भेजे हुए गुंडों को गिरा दिया। तुम लोग समझते हो कि तुम मेरे घर में आकर ये सब कर सकते हो? कमला के आदमी बौखला गए। बॉस, हमें मजबूर किया गया था। कमला ने हमें भेजा था, मगर असल में ये हुक्म किसी और का था। अरमान की आंखें तन गईं। कौन था वो आदमी? वो बहुत ही डर गए। ममता रायचंद। पूरा कमरा खामोश हो गया। पूनम ने बेयकीनी से देखा। क्या अरमान के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया था। तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं, बस हमें ममता मेम साहब ने खुद कहा था कि इस लड़की को यहाँ से ले जाना है। अरमान के अंदर कुछ टूटने लगा। मेरी माँ, मेरी अपनी माँ। उसने एक पल के लिए पूनम की तरफ देखा। वो सहम कर खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में सवाल थे। क्या मैं वाकई इसकी जिंदगी में बर्बादी बन रही हूँ? अगले पल अरमान ने गुस्से से अपनी माँ का सामना करने का फैसला कर लिया था। माँ, ये आपने क्या किया? ममता रायचंद सुकून से बैठकर चाय पी रही थी। जो जरूरी था। आपने कमला के साथ मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। ममता ने बेफिक्र होकर कंधे उचका दिए। वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है और मैं तुम्हें खुद बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। अरमान गुस्से में आ गया। आप जानती हैं माँ, आज आपने साबित कर दिया कि खून का रिश्ता हमेशा सबसे मजबूत नहीं होता। ममता की आंखों में पहली बार हल्की सी नमी आई, मगर वो संभल गई। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो साबित करके दिखाओ। अरमान ने गहरी सांस ली। ठीक है माँ, अब मैं साबित करूंगा। उस पर उसने सबसे बड़ा फैसला कर लिया। अगली सुबह पूरे शहर में खबर फैल चुकी थी कि अरमान रायचंद ने एक अनाथ लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया है। कमला और ममता के चेहरे पर हैरानगी और गुस्से की लकीरें बन गईं। ये कैसे हो सकता है? कमला ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। ममता की आंखों में बेयकीनी थी। उसने सच में वो कर दिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ पूनम हैरान और उलझन के बीच में फंसी हुई खड़ी थी। क्या मैं वाकई उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही हूँ? अरमान ने उसे गौर से देखा और धीरे से कहा, पूनम, अब तुम सिर्फ मेरी हो। पूरा शहर इस खबर से वाकिफ हो गया है। हर तरफ एक ही बात हो रही थी कि अरमान रायचंद, जो औरतों को महज खिलौना समझता था, एक अनाथ और कोठे से बचाई गई लड़की से शादी करने जा रहा था। कमला गुस्से में अपनी कुर्सी पर बैठी सिगरेट का कश ले रही थी। ये लड़का आखिर चाहता क्या है? ममता रायचंद की हालत भी कुछ वैसी ही थी। उनके लिए तो ये बर्दाश्त करना ही बहुत मुश्किल था कि उनका बेटा उनकी मर्जी के खिलाफ जा सकता है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। उन्होंने फैसला कर लिया था।
दूसरी तरफ बंगले में अजीब सा माहौल था। अरमान बहुत सुकून में नजर आ रहा था, मगर उसकी आंखों में कुछ था जो अभी भी तैर रहा था कि वो एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो चुका है। पूनम, जो अब तक हैरान थी, उसने हिम्मत करके पूछा, ये सब क्यों कर रहे हो? अरमान ने गहरी नजरों से उसे देखा, फिर धीरे से कहा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि सबको बता दिया जाए कि तुम कोई कमजोर लड़की नहीं हो, बल्कि एक इज्जतदार औरत हो। पूनम ने नजरें झुका ली। मगर मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, अरमान ने सख्ती से कहा। ये फैसला मैं करूंगा। शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी, मगर खतरा अभी भी टला नहीं था। कमला ने आखिरी चाल चलने का फैसला कर लिया था। अगर मैं उसे मार नहीं सकती, तो मैं उसे उसकी मोहब्बत में जलाकर राख कर दूंगी। शादी की रात बंगले में मेहमानों का आना जारी था। मीडिया को सख्ती से रोका गया था, मगर ये खबर हर तरफ फैल चुकी थी। पूनम अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मैं वाकई अरमान के काबिल हूँ? वो आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। वो लड़की जिसे ये दुनिया तवायफ समझ चुकी थी, आज एक अमीर घर की बहू बनने जा रही थी। मगर कमला और ममता का खेल अभी बाकी था। शादी के वक्त बंगले में हंगामा मच गया। ये क्या बकवास है? अरमान गुस्से से बोला। कमला ने एक वीडियो सबके सामने चला दी, एक झूठी एडिटिंग की हुई वीडियो जिसमें पूनम को कमला के आदमियों के साथ हंसते और बातें करते हुए दिखाया गया था, जैसे वो हमेशा से उनके साथ शामिल रही हो। ममता ने फौरन मौका देखा। देखा, मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये लड़की हमें बर्बाद कर देगी। मेहमानों में तरह तरह की बातें शुरू हो गईं। अच्छा, तो ये सब कुछ प्लान था? ये लड़की कमला की ही थी और अरमान को बेवकूफ बनाया गया। पूनम की आंखों में आंसू आ गए। ये झूठ है, मगर अब सब उसके खिलाफ जा रहे थे। अरमान ने खामोशी से सबको देखा, फिर वो कमला के करीब आया और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। वहां खड़ा हर व्यक्ति सकते में आ गया। ये सब झूठ है, अरमान की आवाज गूंजी। कमला शिकन भर के बोली, तुम्हारे सामने ही है सब। अरमान ने सख्ती से कहा, सबूत? तुम जैसे लोग सच्चाई को खरीदने की ताकत रखते हो, मगर मेरे यकीन को नहीं। वो पूनम की तरफ मुड़ा। तुम्हें अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। पूनम ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम मुझ पर यकीन कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मोहब्बत सबूत नहीं मांगती। और उसी पल शादी संपन्न हो गई। कमला की आखिरी चाल भी नाकाम हो चुकी थी। ममता रायचंद खामोश थी, मगर उनकी आंखों में बहुत कुछ दिख रहा था। पूनम जान चुकी थी कि मोहब्बत को हासिल करना आसान नहीं है, मगर जब कोई उसे सच्चे दिल से अपना ले तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। उस रात मोहब्बत जीत गई थी। शादी संपन्न हो चुकी थी, मगर बंगले में खामोशी छा गई थी। कुछ देर पहले जो मेहमान आपस में पूनम के खिलाफ बातें कर रहे थे, अब हैरान खड़े थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि अरमान रायचंद, जो अपनी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाता, आज सबके सामने एक ऐसी लड़की को अपनी पत्नी बना चुका था। कमला का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने इतनी बड़ी चाल चली थी, मगर सब कुछ बर्बाद हो गया था। ये मुमकिन नहीं हो सकता, वो खुद से बड़बड़ाई। ममता रायचंद, जो अब तक खामोश खड़ी थी, एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ी। अरमान की आवाज में एक अजीब सी कपकपी थी। अरमान ने सर उठाकर माँ को देखा। ममता बोली, तुमने वाकई ये शादी कर ली, मेरी मर्जी के खिलाफ? अरमान ने नरमी मगर मजबूती से कहा, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। ममता की आंखों में बेयकीनी थी। एक बाजारू लड़की की बहू बनाकर ले आए हो? पूनम के दिल में एक चुभन सी हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो चुप रही। अरमान ने धीरे से कहा, अगर आप इसे बाजारू लड़की कहकर अपनी तसल्ली कर सकती हैं, तो शौक से कर लीजिए, मगर मेरे लिए ये मेरी इज्जत है। ममता कुछ लम्हे चुप रही और फिर ताना मारते हुए, हंसते हुए बोली, अब तुम्हें इज्जत का ख्याल आने लगा? ये वही लड़की है जिसे तुमने कुछ दिनों पहले तवायफ समझकर यहाँ से रफा दफा कर दिया था। हाँ, और शायद उसी दिन मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती की थी। अरमान की आवाज में अफसोस झलक रहा था। पूनम की आंखें हैरानगी से फैल गईं। ये सब क्या हो रहा है? क्या वाकई ये वही इंसान है
जो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। कमला ने मौका देखकर जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, मेम साहब, आपका बेटा पूरी दुनिया के सामने इस लड़की का गुलाम बन चुका है। सोच लीजिए, अगर आज आप इसे माफ कर देंगी तो कल वो आपके मुंह पर दरवाजा भी बंद कर देगा। अरमान ने तेज नजरों से कमला की तरफ देखा। तुम चुप रहो। कमला ने हैरानगी से उसे देखा। ममता ने लंबी सांस ली और अरमान को गौर से देखा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस फैसले के साथ खुश रहोगे तो ठीक है, मगर एक बात याद रखना अरमान, अगर ये लड़की तुम्हें बर्बाद करे तो मैं अपनी आंखों के सामने ही देखूंगी और एक आंसू भी नहीं बहाऊंगी। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकल गई। रात गहरी हो चुकी थी। पूनम अपने कमरे में बैठी थी और उसकी आंखों में अभी भी यकीन ही नहीं था कि क्या ये सब हकीकत है। मैं वाकई अरमान रायचंद की पत्नी बन चुकी हूँ। वो अपनी हथेलियों को गौर से देख रही थी, जैसे वहां से कोई जवाब ढूंढ रही हो। तभी दरवाजा धीरे से खुला और अरमान अंदर आया। पूनम तुरंत खड़ी हो गई। बैठो, अरमान ने धीरे से कहा। वो चुपचाप बैठ गई, मगर नजरें झुका ली। अरमान पास आकर बोला, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं था, मगर तुमने साबित कर दिया कि तुम कमजोर नहीं हो। पूनम की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ तुमने किया है। हाँ, क्योंकि मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में सही फैसला किया है, अरमान ने कहा। पूनम ने चौंक कर उसे देखा। मुझे नहीं मालूम कि ये मोहब्बत है या कुछ और, मगर एक बात तो है, मैं तुम्हें जिंदगी से निकालने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। पूनम की सांसें अटक गईं। ये सब सच है? अरमान ने उसके हाथ थाम लिए। हाँ, ये सच है। कमला आज तक ये खेल खेल रही थी। अब उसके लिए कोई जगह ही नहीं बची थी, मगर इस बार उसके सामने अरमान था। अगर तुमने दोबारा मेरी या मेरी बीवी के खिलाफ कोई भी चाल चली तो याद रखो, तुम्हारी ये दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, अरमान ने कड़े स्वर में कहा। कमला के चेहरे पर खौफ छा गया। ये धमकी है रायचंद? नहीं, ये वादा है। कुछ दिनों बाद ममता के कमरे का दरवाजा खुला। पूनम अंदर आई और चुपचाप उनके सामने खड़ी हो गई। ममता ने बिना देखे कहा, अब यहाँ क्या लेने आई हो? पूनम ने धीरे से कहा, बस आपका आशीर्वाद। ममता ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी? आप मुझे बद्दुआ भी दे सकती हैं, मगर मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। ममता ने कुछ देर उसे गौर से देखा, फिर गहरी सांस ली और नजरें झुका ली। मोहब्बत में जीतने के लिए हारना पड़ता है लड़की, और शायद मैं अपनी बाजी हार चुकी हूँ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो क्या इसका मतलब है कि? तभी ममता ने सख्त मगर नरम लहजे में कहा, चली जाओ और मेरे बेटे का ख्याल रखना। और फिर इस तरह से इस अधूरे ख्वाब की कहानी पूरी हुई। अरमान ने कुछ ही दिनों में पूनम की दोनों बहनों को भी कमला के पास से निकाल लिया और अब पूनम अपनी दोनों बहनों के साथ अरमान के बंगले में एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।